नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद आरवी में। कल हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का संस्कृत पेपर डिस्कस किया था। अब आज हम उसके आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हो सकता है, उम्मीद है कि आप लोगों को कल की क्लास पसंद आई होगी। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवेंद्र में संधि है। आपके ऑप्शन है आ गुण संधि, ब यड़ संधि, स अयाद संधि, द वृद्धि संधि। तो बताइए आपका इसमें से कौन सा आंसर सही है। देवेंद्र में जो संधि है वो आपकी गुण संधि है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें आपका संधि विच्छेद है देवधन इंद्र। यहां से आपका अ प्लस ई, ये ए हो जाएगा। इसका सूत्र होता है आद गुणा। ये आपका देवेंद्र में गुण संधि है। वह आपका यड़ संधि है। यड़ संधि वह होती है जिसमें इसका सूत्र होता है ई को यड़ची। इसमें इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आता है और यड़ बन जाता है। अर्थात ई प्लस आ ई ई उ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। ये आपकी यड़ संधि है। और अयादि संधि का सूत्र जो होता है वो यचो अयाव अयाव होता है। ए ए ओ औ के बाद जब स्वर आता है तो आपका अय अव आय आव हो जाता है। ये आपका अयाद संधि है। इसके बाद आपका वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। इसके बाद आपका वृद्धि संधि है। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। इसमें आपका स्वर आ प्लस आ या आ के बाद जब कोई स्वर ए ओ औ आता है तो ये आपका आ प्लस आ के बाद ए ओ ए औ आता है तो इसका ए और औ दीर्घ मात्रा हो जाती है। ये आपका वृद्धि संधि है। चलिए, आपका इसमें जो देवेंद्र में संधि है वो गुण संधि है। आपका ऑप्शन आ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है इको यड़ची। इको यड़ची किस संधि का सूत्र है? आपके ऑप्शन आ गुण संधि, ब यड़ संधि, स अयाद संधि, द इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इको यड़ची आपका किस संधि का सूत्र है? अभी हमने आपको बताया इको यड़ची जो है वो यड़ संधि का सूत्र है। इसकी व्याख्या हमने अभी तुरंत पिछले ही उसमें की है, क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आद गुणा किस संधि का सूत्र है? आद गुणा आपका ऑप्शन है आ गुण संधि, बा यड़ संधि, सा अयाद संधि, द दीर्घ संधि। आद गुणा आपका जो सूत्र है वो गुण संधि का सूत्र है। इसमें आपका जो आद गुणा है, आ और आ के बाद जब ई या ई आती है तो ए हो जाता है, और ए हो जाता है। री का अर हो जाता है। आ प्लस ली का अल हो जाता है। ये आपका गुण संधि है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। का वर्ण का उच्चारण स्थान है? आपके ऑप्शन है आ कंठ, बा तालु, सा दंत, द ओष्ठ। तो आप लोग बताइए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि का वर्ग उच्चारण का स्थान क्या है। तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ है, क्योंकि इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ये आपके जो वर्ण है इन सबका उच्चारण कंठ से होता है। अ का वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, और जो विसर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह पादेन खंजा अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? सह पादेन खंजा अस्ति में पादेन, ये स्पेशली पादेन की बात कर रहा है कि यह किस विभक्ति का है। आपके ऑप्शन है आ तृतीय विभक्ति, ब चतुर्थी विभक्ति, स पंचमी विभक्ति, द सप्तमी विभक्ति। तो आप लोग बताइए कि ये पादेन जो है किस विभक्ति का है। पादेन जो है वो आपका तृतीय विभक्ति का है। पादेन का अर्थ होता है पैर से। और इसका अर्थ है सहपादेन खंजा अस्थि का अर्थ है वह पैर से लंगड़ा है। खंजा का अर्थ लंगड़ा होता है।
आपका पैर से लंगड़ा है। और ये जो है, इसमें जिस शब्द में विकार बताया जाता है तो इसमें पैर से लंगड़ा मतलब वो जो लंगड़ा है वो उसका पैर है, इस वजह से इसमें पैर में विकार है, या इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी। इसका सूत्र होता है ये नांग विकार है, अर्थात जिस अंग में विकार हो। ये न अंग विकार है, जिस अंग में विकार हो, तो इसके पैर में विकार है, इसलिए ये तृतीय विभक्ति का है। आपका ऑप्शन आ सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है आ अव्ययी भाव, ब द्विगु, स द्वंद्व, द तत्पुरुष। आप लोग बताइए इसमें कौन सा समास है? यथाशक्ति में जो है वो आपका ऑप्शन आ अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में जो प्रथम वर्ण होता है वो आपका अव्यय होता है। अव्यय वो होते हैं जिसपे लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका अव्यय पूर्व पर पद प्रधान हो। इसमें जो पूर्व पद अव्यय होता है वही प्रधान होता है। यथाशक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है शक्ति के अनुसार। और आपका जो ये द्विगु है, द्विगु में संख्यावाची शब्द आते हैं, जिसका प्रथम शब्द संख्यावाची होता है वो आपका द्विगु समास होता है। और द्वंद्व होता है जहां पर और का अर्थ आता है उसको द्वंद्व कहते हैं। तत्पुरुष में आपके कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका जब आप लोग समास विग्रह करते हैं तो इसमें बीच में आपका का, के, की, में, पेपर ये सब आते हैं कारक चिन्ह, तो इस वजह से इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के समूह को कहते हैं, बताइए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अ स्वर, ब वर्णमाला, स ध्वनि, द गीत। तो आप लोग बताइए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप लोग वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन है यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए। यद्यपि इत्यादि और पित्राज्ञा में संधि बताइए। आपके ऑप्शन है यड़ संधि, ब गुण संधि, स अयाध संधि, द वृद्धि संधि। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सी संधि है? यद्यपि जो होता है इसका आपका संधि विच्छेद है। और इत्यादि का है पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। इसमें आपका जो है यड़ संधि है। इसका सूत्र होता है इको यड़ची। इक प्रत्याहार होता है और उसके बाद आपका अच प्रत्याहार आता है, अर्थात ई, उ, री, के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो आपका ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। इसे ही हम यड़ संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, नायिका का संधि विच्छेद कीजिए। तो नायिका का संधि विच्छेद आप लोग बताइए। आपके ऑप्शंस हैं नय धन अकह, ना धन अकह, न धन अकह, द नय धन अकह। द नय धन आक है। बताइए इसमें कौन सी संधि है, इसका विच्छेद बताइए आप लोग। इसमें जो आपकी संधि है वो यचो यावह अर्थात अयादि संधि है। इसमें आपका ऑप्शन नय धन अकह सही है। इसमें ए प्लस आय हो रहा है, इस वजह से इसमें आपका ये अयाद संधि से आपका नायिका का संधि विच्छेद हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्मुखा में समास है। तो आप लोग बताइए पंचवटी चतुर्मुखा इन सब में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है आ द्वंद्व समास, ब द्विगु समास, और स बहुब्रीहि समास, द कर्मधारय समास। इसमें जो आपका है वो द्विगु समास है। क्योंकि इसमें जो आपका ये है पंचवटी, पंच ये 5 इसका मतलब हो गया, और इसमें त्रिलोकी 3 है, नवरात्रम में 9, चतुर्मुख मतलब 4 मुख। तो इसमें जो आपका पहला शब्द है वो संख्यावाची है और समूहवाचक विशेषण का कार्य करता है, ये सब समूह में है। तो इस वजह से इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास वो होता है जो आपको और का अर्थ देता है, जैसे माता च पिता च मतलब माता और पिता। और इसके बाद आपका बहुब्रीहि समास जो होता है, इसमें प्रथम और द्वितीय पद न प्रधान होकर के अन्य पद प्रधान होते हैं। और फिर आपका कर्मधारय समास है, इसमें आपका प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपका पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम और चतुर्मुख में जो है वो द्विगु समास है। आपका अगला क्वेश्चन, पीताम्बरा, नीलकंठ, दशानन और चंद्रशेखरा में समास है। आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, ब द्विगु समास, स द्वंद्व समास, द कर्मधारय समास। तो इसमें आपका जो है पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब पीला है अंबर जिसका, यहाँ अंबर मतलब वस्त्र है, तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। चंद्रशेखरा, चंद्रमा है शिखर पर जिसके। शिखर किसके, चंद्रमा किसके शिखर पर रहता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान शंकर के जो मस्तक पे है वो चंद्रमा है, तो इसका अर्थ भी शिव ही होता है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोई भी न ये प्रथम पद प्रधान है ना द्वितीय पद प्रधान है, इसमें आपका अन्य पद के अर्थ में जा रहा है।
तो इसमें यहाँ पे आपका आ ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास होगा। और द्विगु समास में जो है आपका वो संख्यावाची होता है और समूहवाचक होता है। द्वंद्व समास और का अर्थ देता है और कर्मधारय में प्रथम और द्वितीय पद प्रधान होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात पद में कारक है, तो आप लोग बताइए वृक्षात पत्राणि पतंती जो है इसका अर्थ होता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है आप लोग को पता है, आप लोग बताइए। आपके ऑप्शन अ अपादान, स कर्ता, ब संप्रदान, द कर्म। वृक्षात में आपका कारक पूछ रहा है। वृक्षात का अर्थ होता है वृक्ष से। यहाँ पे जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, और जब अलग होने का अर्थ आता है तो वहां पे ये आपका अपादान कारक प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ होता है से अलग होना। अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है एकोनविंशति का अर्थ है। एकोनविंशति का अर्थ है, आपके ऑप्शन है अ 12, ब 20, स 40, द 19। तो आप लोग बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर सही है। इसमें आपका जो है द आंसर सही है। एकोनविंशत होता है प्लस उन विंशति। तो एक का मतलब होता है आपका एक, एक और ये कम 20, मतलब जो 20 से एक कम हो अर्थात 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्राय गाम ददादि में कारक है। तो आप लोग बताइए विप्राय गाम ददादि में कारक है। आपके ऑप्शन आ कर्ता, ब करण, स संप्रदान, दा अपादाने। चलिए बताइए। इसमें आपका जो कारक है वो संप्रदान कारक है, और जो संप्रदान कारक है इसकी विभक्ति जो होती है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। इसमें ये विप्र को मतलब ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है, अर्थात जो है विप्र को गाय देता है। मतलब यहाँ पे जो गाय है वो दान कर दी जा रही है, और जब दान के अर्थ में कोई चीज प्रयुक्त होता है तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। इस वजह से इसमें आपका जो है संप्रदान कारक मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है त्रिंशत का अर्थ है। तो जो त्रिंशत है उसका अर्थ है, आपके ऑप्शन है अ 30, ब 40, स 23 और द 13। तो आप लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। त्रिंशत का मतलब हुआ 30। जो त्रिंशत है इसका अर्थ 30 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गत्वा पद का प्रकृति प्रत्यय है। तो इस आपके ऑप्शन हैं गम प्लस अक्तवा, गम प्लस तुमुन, गम प्लस सत, गम प्लस सानच। तो आप लोग बताइए गत्वा पद का प्रकृत प्रत्यय है। गत्वा पद में आपका गम और अक्तवा प्रत्यय है। जब कोई भी कार्य एक ही कर्ता द्वारा समाप्त कर दिया जाता है फिर नया कार्य प्रारंभ होता है तो उसको जो है आपका अक्तवा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। ये जो अक्तवा प्रत्यय है ये अर्थ इसका जाकर होता है, और गम मतलब जाना होता है। ये गम धातु है, ये प्रत्यय है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतस्थ व्यंजन है। आप लोग बताइए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। आ या र ल व, ब टा वर्ग, स क वर्ग, द श स हल। तो आप लोग बताइए इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपका अंतस्थ व्यंजन जो है ये या र ल व है। ये इसका सूत्र है यणो अंतस्था। इसमें जो यण प्रत्याहार में जितने वर्ड आते हैं वो आपका अंतस्थ होते हैं और इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं आप लोग को पता है, बताइए। आपके ऑप्शन अ स, ब श और स ऑप्शन है स और ह और द में ये सभी। तो आप लोग बताइए इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन जो है वो आपका ये सभी हैं। क्योंकि ये सल, ऊष्माणः, जो ये सल प्रत्याहार होता है वो आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन का मतलब वो है जो थोड़ा संघर्ष करके, जब आप लोग उच्चारण करते हैं तो संघर्ष करके जो वाणी निकलती है उसे ही हम लोग ऊष्म कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, मतलब हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि गर्म, कुछ गर्मी से आवाज निकलती है, उसी को आप लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये चारों आपके ऊष्म व्यंजन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 है, का सही रूप है। तो आप लोग बताइए का जो है वो व्यंजन है और इसका सही रूप क्या है। अ क प्लस आ, ब क प्लस आ, स क प्लस आ, द कोई नहीं। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इनमें हलंत लगा है, इसमें इसमें और बाकी इसमें नहीं लगा है। तो आप लोग जानते हैं का हमारा जो है वो व्यंजन है और जो व्यंजन होता है उसको स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। इसका उच्चारण स की सहायता से किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ये असही है। इसका शुद्ध रूप यही होता है क्योंकि ये जो व्यंजन है इसमें हलंत रहेगा प्लस आपका स्वर रहेगा, उसके बाद ये पूर्ण होता है क। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क प्लस स के मिलने से बनता है। आप लोग बताइए क प्लस स के मिलने से क्या बनता है। आपके ऑप्शन है अ र, ब ज्ञ, स श, द छ। तो इन चारों में से आप बताइए कि क और स के मिलने से क्या बनता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये क प्लस स है, ये एक संयुक्त व्यंजन है। तो जब दो व्यंजनों के मेल से कोई एक नया व्यंजन बनता है तो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है और आपका ऑप्शन जो है ये द इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 आपका जो है, जीवेशु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है? तो आप लोग बताइए कि इसमें जो है जीवेशु किस विभक्ति का है? सप्तमी, आपका ऑप्शन आ है सप्तमी, ब है तृतीया, और स पंचमी, और द षष्ठी। इसका जो जीवेशु का आपको वो बतानी है विभक्ति, जीवेशु किस विभक्ति का है। जीवेश का जो अर्थ होता है वो जीवों में या जीवों के बीच होता है। जो मानव होता है वो सभी जीवों में श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका आप लोग बताइए कौन सी विभक्ति है? इसमें जो है सप्तमी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो अलंकार आप बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन आ अनुप्रास, ब यमक, स रूपक, द उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो ये भगवती भारती भारते, इसमें आपका भ वर्ण की सर्वाधिक बार आवृत्ति हुई है, और जब किसी एक वर्ण की अधिक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन आ सही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, उसमें व्यंजन है। ऑप्शन आ य र ल व ब छत्रंग्या स स श ह, द कोई नहीं। तो इसमें आप बताइए उस व्यंजन कौन से हैं? अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आया था और आपको बताया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन स जो है ये सही है। और यार अलावा ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ये आपका संयुक्त व्यंजन है। और ये आपका ऊष्म व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताइए 49 क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन है इनमें से आ छ ब त्र स ज्ञ द, ये सभी। तो आप लोग बताइए इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो आपका ऑप्शन द, ये सभी हैं, क्योंकि ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये आपका संयुक्त व्यंजन जो है चारों तीनों के तीनों है, इसलिए आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ज प्लस इ के योग से बनता है अ ज्ञ ब त्र स श प्लस ह, द 3। तो आप लोग बताइए कि इसमें से आपका कौन सा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा आंसर सही है। तो अभी आपने पीछे ही देखा है कि ज प्लस इ के जो योग से वो आपका संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन अ सही है। बाकी इसमें आपने देखा है इसका वो कोई मतलब नहीं है, और ये ता प्लस रा, ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए बस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वंश हंस अंग में जो बिंदु ऊपर लगा हुआ है, मतलब ये इस बिंदु की बात कर रहा है, ये इसे क्या कहते हैं? अ विसर्ग, ब अनुस्वार, स अनुनासिक, द हलंत। तो आप लोग बताइए इस बिंदु को क्या कहते हैं?
इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ये नासिक की ध्वनि है, मतलब इसका उच्चारण जो होता है वो नाक और मुंह से होता है। क्वेश्चन नंबर 52, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो आप लोग जानते हैं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपके ऑप्शन आ तालु, ब कंठ, सा दंत, द ओष्ठ। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, अभी आपको बताया गया था, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था। तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ होता है, और इसका सूत्र भी आपको अब तो याद ही हो गया होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इसका उच्चारण जो होता है वो कंठ से किया जाता है, आवाज यहाँ गले से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, संधि के कितने भेद हैं। तो आप लोग बताइए संधि के कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन आ 1, ब 3, स 2, द 4। संधि के भेद बताइए। संधि के 3 भेद होते हैं, आपका ऑप्शन ब सही है। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 54 है, देवालय में संधि है। तो आप लोग बताइए देवालय में कौन सी संधि है। देवालय में जो आपका है वो कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है आ दीर्घ संधि, ब यड़ संधि, स गुण संधि, द अयाद संधि। तो बताइए इसमें आपका कौन सा संधि है। तो देवालय में आपका जो है वो दीर्घ संधि है, आपका ऑप्शन आ सही है। यहाँ से आपका अ प्लस आ बराबर आ दीर्घ हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपका दीर्घ संधि है। क्वेश्चन 55 है आपका, वधूत्सव का संधि विच्छेद बताइए। तो वधूत्सव में आपका कौन सा सही है। वधूधन उत्सव, ब है वधूधन उत्सव, स है वधूधन उत्सव, द है कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें आपका कौन सा संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन 3 सही है। आपका पहला क्वेश्चन फिर से आ गया, देवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइए आप लोग। ऑप्शन अ है देव प्लस इंद्र, ब है देव प्लस इंद्र, स देव प्लस इंद्र, द कोई नहीं। तो इसमें आप लोग देखिए देवेंद्र है, तो इसमें आपको बताइए कौन सी संधि है। इसमें आपकी गुण संधि है और इसका जो संधि विच्छेद है वो
देव प्लस इंद्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका अ है प्लस ई है बराबर ए हो रहा है। तवलकारः रमेशः महोत्सव में संधि है। आप लोग बताइए इसमें कौन सी संधि है। इसमें आपका गुण संधि है। यहाँ रमेशा का है। और उसके बाद आपका महोत्सव में है। तो इसमें आपका जो है वो गुण संधि है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। अ दंत, ब तालु, स कंठ, द मूर्धा। तो आप लोग बताइए इसमें आपका जो सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है। ये आपका जो सा है वो ऊष्म वर्ण है और इसका उच्चारण स्थान आप लोग को बताना है। तो इसमें आपका जो है स दंत है, स का उच्चारण स्थान दंत है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं तो आपका जो आवाज होती है वो दांतों से स्पर्श करके निकलती है, इसलिए स दंत वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59 है त्रयचत्वारिंशत्। त्रयचत्वारिंशत् का क्या अर्थ है। 34, 43, स 130 और द 300। तो आप लोग बताइए इसमें जो त्रय है इसका मतलब हुआ त्रय, त्रय का मतलब आप लोग जानते हैं 3 और चत्वारिंशत् का होता है 40। तो त्रय चत्वारिंशत् का जो अर्थ होता है वो आपका 40 + 3 43 होगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है पंचवटी में कौन सा समास है। तो आप लोग बताइए पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में आपका ऑप्शन अ है द्वंद्व समास, ब है द्विगु समास, स है बहुब्रीहि समास, द है कर्मधारय समास। तो बताइए कि पंचवटी में आपका कौन सा समास है। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है, क्योंकि जो ये है आपका द्विगु ये आपका पंच मतलब 5 हो गया और वट वट का मतलब यहाँ बगीचा है, मतलब 5 बगीचों का समूह। तो यहाँ पे आपका ये संख्यावाची है। ये आपका संख्यावाची है और द्वंद्व का और के अर्थ में आता है। और बहुव्रीहि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें प्रथम और द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अब तक तो आप लोगों को ये सारे याद हो गए होंगे। कर्मधारय में प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ब सही है।
61 क्वेश्चन आपका है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान आप लोग बताइए। आपके ऑप्शन आ कंठ, बा तालु, सा दंत, द ओष्ठ। तो इसमें आपका जो है विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। सूत्र आपको याद है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस सूत्र से आपका जो विसर्ग का उच्चारण स्थान वो कंठ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, गमनम में प्रयुक्त प्रत्यय और उसकी प्रकृति बताइए। तो आपके ऑप्शन है अ गम प्लस ल्यूट, ब गम प्लस युच, स गम प्लस अन, द तेज प्लस लेप। तो गमनम में जो आपका प्रत्यय है और इसमें आपका ऑप्शन आ सही है। इसमें ये गम आपका धातु है और इसमें आपका ल्यूट प्रत्यय है। आपका ऑप्शन आ सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पठनीय पद में धातु एवं प्रत्यय क्या है। तो आपका ऑप्शन आ है पठ प्लस अनियर, ब पठ प्लस तुमुन, स पठ प्लस सत, द सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है आ सही है। प्लट प्लस अनियर जो होता है ये आपका पठनीयम का धातु एवं प्रत्यय है। इसमें पठ धातु है और अनियर आपका प्रत्यय है। तिरसठ ही है। चलिए इसमें आपका जो है ऑप्शन सही है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस और इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये सब पसंद आता है तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जो आप लोग के सुझाव होंगे वो हम लोग उस पर विचार करेंगे कि आप लोग को आगे क्या देना है। धन्यवाद।